नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। धर्म के आधार पर जो कानून बने उसे पर्सनल लॉ कहते हैं और ये पर्सनल लॉ को लेकर इस देश में लंबे वक्त से बहस चल रही है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है एक देश एक कानून, यानी वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध बताते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली तमाम पार्टियां वो इसके खिलाफ रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर ये पूरा मसला है क्या, और अब जब फिर से कई राज्यों के जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी में बीजेपी है तो देश में इस पर क्या राय बन रही है। लेकिन सबसे पहले तालियों के साथ यहां पर जनता का स्वागत जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। आलोक शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ चर्चा रखेंगे। संगीत रागी जी, आरएसएस के जानकार के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मौलाना अंसार रजा साहब जो कि चेयरमैन है गरीब नवाज फाउंडेशन के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले कि सवाल दागे, इनके भी बहुत सारे सवाल तैयार हैं, ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कयास और कोशिशें तो काफी दिन से चल रही हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद ये तय हो गया है कि मोदी सरकार ने एक देश एक कानून के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना शुरू कर दिया है। खबरों की माने तो भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक में अमित शाह ने कहा, हमारी पार्टी की केंद्र सरकार ने धारा 370, राम जन्मभूमि, 3 तलाक और नागरिकता संशोधन कानून जैसे अधिकांश मुद्दों को हल कर दिया है। कॉमन सिविल कोड जैसे जो कुछ बचे हैं उन्हें भी आने वाले वर्षों में हल कर दिया जाएगा। अब एक के बाद एक बीजेपी शासित राज्यों से बयान आ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड ये तो एक ऐसी चीज है जिसका सबको मांग करनी चाहिए, सबको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हर जगह जब वोट बैंक तलाशता है व्यक्ति तो निश्चित तौर से उसके सामने तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है, लेकिन हम इसके पक्ष में। हमारे प्रदेश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये नहीं कि कोई किसी धर्म का है तो वो अलग कानून बनाएगा, वो अलग कानून को मानेगा, कोई अलग संप्रदाय का है, कोई अलग पंथ का है, चाहे कोई किसी धर्म, संप्रदाय, पंथ, किसी भी विशेष समुदाय का होगा तो उत्तराखंड के अंदर अब सबके लिए एक कानून होगा। उसको एग्जामिन करेंगे उसमें क्या किया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल अपना कुछ सोच करके जो है बेहतर क्या किया जा सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक देश एक कानून के रास्ते में कई चुनौतियां मुंह बाए खड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विरोध। संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत की एकता जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी रहेगी, विविधताओं में एकता रहेगी, लेकिन ये सरकार भाजपा इसको मुद्दा बनाती है। चूंकि जो असल मुद्दे हैं देश के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उनसे भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे लाते हैं, ये इनके एजेंडे में है। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड का एक कंसिस्टेंट मामला है कि भारत में जो संवैधानिक हमें अधिकार है उनके अंतर्गत हम कोई ऐसे काम जो सरकार करेगी संवैधानिक, उसका विरोध करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था को गंभीरता से लेना, ये खुद ही अपना एक लॉ बना के घूम रहे हैं देश के अंदर, इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इनको किसने इजाजत दी है कि ये देश के अंदर एक अपना पर्सनल लॉ बनाकर घूमेंगे? ये मुसलमानों का शोषण खुद ही कर रहे हैं। ये ठेकेदार लोग हैं, इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं क्योंकि ये कांग्रेस पर दबाव बना के अपनी दुकानें चला लिया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकारों में दुकानें चलती थी इनकी, अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। अब तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास और सबके प्रयास से मुसलमानों का और तमाम और सबका उत्थान हो रहा है। सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही नहीं, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी हमेशा से समान नागरिक संहिता का विरोध किया है और अब भी वही कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस मुल्क के लिए बिल्कुल कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। आप देखेंगे कि मुख्तलिफ ज़बानें हैं, मुख्तलिफ कल्चर है, ट्राइबल्स का अलग कल्चर है, मुसलमानों का अलग कल्चर है, हिंदुओं में भी अलग कल्चर मुख्तलिफ बिरादरियों का है। ऐसे में जहाँ मुख्तलिफ भाषाएं बोली जाती हो, मुख्तलिफ ट्रेडिशन हो, मुख्तलिफ तहजीबें हों, वहाँ पर इस मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कहें और ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका कोई ब्लूप्रिंट, जिसका कोई खाका भी आपके पास ना हो, तो ये कतई तौर पर मुनासिब बात नहीं होगी। मुझे तो इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं लगती। ये तो मुझे नहीं लगता कि और देशों में क्या है, और यहाँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसी तरह देश चलता रहे, क्या परेशानी? कोई परेशानी है आपकी नज़र में? है कोई परेशानी इसमें? मुझे तो नहीं लगती। जो बात वही है
देखिए, आजकल अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ना सरकार जो है नए नए मुद्दे ला रही है। एक देश एक कानून का विरोध है तो सियासी सवाल भी है। विरोधी इसे बीजेपी का एजेंडा बताते हैं, लेकिन बीजेपी इसे महिलाओं और समाज के हर तबके के विकास के लिए जरूरी बताती है। बीजेपी और संघ परिवार को आपके प्रोग्राम के जरिए ये चैलेंज कर रहा हूं और डेलिबरेटली उनको प्रोवोक कर रहा हूं, उनसे पूछ रहा हूं कि बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या शराब पर, अल्कोहल पर पाबंदी की बात नहीं कही गई थी मैडम? आर्टिकल 47 में क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जब बात करते हैं आर्टिकल 38(2) में नहीं कहा गया कि देश में जो इनकम की इनइक्वालिटी है उसको कम किया जाए? उस पर क्यों नहीं बात करते? आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की सिर्फ बात इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाया जाए, वही आपका मकसद है और कुछ भी नहीं है। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो फैसले किए उसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। क्या मोदी जी कभी भी कोई योजनाएं उन्होंने लागू की है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 6,000 प्रतिवर्ष हो, या सौभाग्य में बिजली का कनेक्शन हो, या जनधन हो, कौन सी योजनाओं में अगर उन्होंने हिंदुओं को फायदा दिया तो अल्पसंख्यक को नहीं मिला है, कि दलित को नहीं मिला, कि पिछड़ों को नहीं मिला, कि सवर्णों? हम तब हमारी सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि देश में सबके सर पे पक्की छत हो, उसमें कोई जात और बिरादरी की बात हो। एक देश एक कानून पर बात तो काफी दिनों से हो रही है, लेकिन ठोस कदम की आहट अब तक नहीं सुनाई दी। मौजूदा सरकार भी 2016 में समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी के लिए लॉ कमीशन बनाकर बड़े कदम नहीं उठा पाई, जिसके बाद 2019 में सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा था कि सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने में असफल रही। आज तक ब्यूरो। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुधांशु जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोन चिरैया हाथ में फंसाए हुए खाली ऐसे बीच बीच में दिखाने के लिए उड़ाएंगे कभी? सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या इस देश की विविधता को कुचलने की फिराक में बीजेपी लगी हुई है? ये आरोप है विपक्षी पार्टियों का, और आपने मौलाना जी को भी सुना। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है। एक नहीं, अनेक मौकों पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह साफ किया हुआ है कि इस देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, देश का एक राज्य जहां सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड था, वो कौन है? गोवा। हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, तो अल्पसंख्यकों को तो प्रॉब्लम नहीं है, मगर एक ही तबके को प्रॉब्लम है, उसे यूनिफॉर्म से भी प्रॉब्लम है और यूनिफॉर्म सिविल कोड से। कौन है ये तबका? हिजाब, यूनिफॉर्म सिविल कोड और मजेदार। हाँ, बता रहा हूं, किसको कह रहे हैं? बता रहा हूं, बताएं कौन तबका है। हाँ। ये वो है, जैसे अभी बोला आपके मोहम्मद सुलेमान बोल रहे थे पर्सनल लॉ बोर्ड के, हमें संविधान ने यह दर्जा दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ी समस्या जानते हैं क्या है? मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक सेकुलर देश बताओ भाई, जहां पर संविधान में पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां वक्फ बोर्ड को स्पेशल स्टेटस प्राप्त हो। एक सेकुलर देश बताओ जहां मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। और एक देश बताओ जहां मदरसों को फंडिंग होती हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये 2014 आप ही तो कहते हैं आपका भारत महान है, तो अच्छी बात है, नहीं सब कर रहे हैं आप। इसलिए 2014 से पहले ये देश ट्रू सेकुलर नहीं था। हाँ। ये आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था, क्योंकि मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, ये सारे प्रावधान सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रों में है। एक सेकुलर देश बता दीजिए इन चारों में से कुछ भी होता हो, जवाब दीजिए। और इसलिए आंशिक मुस्लिम राष्ट्र चला रहे थे, आप कह रहे हैं आप पर अब ट्रू सेकुलर कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए विरोध है। टेन्योर भी है, वाजपेयी जी वाला टेन्योर भी है इसमें। देखिए, आंशिक मुस्लिम राष्ट्र जी में? बिल्कुल, मैं बताता हूं, हमारी तो पूरी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं था तो हम नहीं बदल सकते थे। आप आंशिक मुस्लिम राष्ट्र चला रहे थे, जवाब दीजिए। क्या दिक्कत है यूनिफॉर्म सिविल कोड में? 2014 से पहले तो देश में कोई जन्म भी लेता था तो उसको शर्म आती थी, कहते हुए कि वो हिंदुस्तानी है। ये मोदी जी के शब्द हैं, और वो भी विदेशों में जाकर। तो सुधांशु भाई की गलती नहीं है। हमारा संविधान ही टिका हुआ है अनेकता में एकता। नॉर्थ ईस्टर्न का बिल्कुल अलग कल्चर है, तमाम लोगों का अलग कल्चर है। हिंदुओं में भी बिल्कुल अलग अलग कल्चर है। हिंदुओं में भी बहु विवाह प्रथा अभी भी कई जगह पर देखी जाती है। तो मुझे लगता है कि संविधान में जो आर्टिकल 44 की बात सुधांशु जी ने की, उसमें भी लिखा है इट डज नॉट मैंडेट, कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा ही करें। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल तो है। एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो सब
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और संविधान का हिस्सा होने में कि भाई हमें क्या क्या किस तरह से करना है, आत्मा मानी जाती है, संविधान की आत्मा कहलाती है। उसके बाद आता है कि ऑप्शनल है और आप करेंगे उसको, और तमाम चीजें। आप इसके खिलाफ? एक मिनट, नहीं, हम खिलाफ नहीं। हम खिलाफ हैं जो केवल यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करके वोट बटोरना चाहते हैं। हम उस चीज के खिलाफ हैं। तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं? देखिए मैम, आप सुधांशु जी के बीच में एक बार भी नहीं बोले, 3 बार बोली। नहीं, आप मुझे बोल लेने पढ़ रहे थे दीजिए। सर तो सुना नहीं आपने। कोई बात नहीं, मुझे बोल लेने दीजिए। अब इनका स्टैंड क्या है? ये आप तो कह रहे हैं कि साहब ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने 4 दिन पहले कहा कौमी चौपाल से हम बात करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहा कि वो अभी एग्जामिन करेंगे। उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड की बात आई, उत्तराखंड ने कहा कि हम हाई एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। भाई 7 साल से आपकी 8 साल से सरकार थी, केंद्र में कितनी कमेटियां बनाई आपने? 2018 में इन्हीं का लॉ कमीशन आता है, वो क्या कहता है कि अभी कोई जरूरत नहीं, इन्हीं का लॉ कमीशन, इन्हीं की सरकार है। इसके बाद जनवरी में किरण रिजिजू जी से सवाल पूछा गया कि इस दिशा में कुछ हो रहा है, तो मैटर इज सब जुडिस। इसी जनवरी में 3 महीने पहले की बात है, हाईकोर्ट में एक पिटीशन अश्विनी उपाध्याय की पड़ी हुई है, उसका जवाब, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी है, कोई जवाब नहीं देते हैं। 3 साल हो गया है। इनका स्टैंड क्या है? 4 स्टैंड मैंने अभी बताया इनको। विंटर सेशन में क्या रहा? 2020 में लॉ कमीशन बना, उसके मेंबर्स नहीं है आज तक, उसका चेयरमैन अपॉइंट नहीं हुआ आज तक। अगर हो तो चेयरमैन का नाम बता के जाइएगा। केवल आप जुमले छोड़ेंगे। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी और आरएसएस हमेशा इसको इक्वेट करती रही है क्रिमिनल आईपीसी से, हाथ काट देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सिविल के कानून जो हैं, और ये दोनों ही जो हैं वो यूनियन लिस्ट में। ठीक है, अब अपना स्टैंड बता दीजिए, उस पर तो ऐसे लिख दिया। हमारा स्टैंड सीधा सीधा ये है कि कॉमन या यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से इंप्लीमेंटेशन होता रहा है। महिलाओं के अधिकारों के लिए तमाम कानून आए हैं, क्या वो उस दिशा में कदम नहीं था? ट्रिपल तलाक जो नहीं, ट्रिपल तलाक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो महिलाओं की भी बात कर रहा हूं। कौन सा? तमाम की ऐसी चीजें, कौन से तमाम में गिना ही ना? हम तो थर्ड जेंडर की शाबानों में तो ऐसे मत्थे टेक, थर्ड जेंडर का भी काम कर रहे हैं। तमाम लोगों को, चाहे वो पिछड़े रहे, चाहे माइनॉरिटीज रहे। और जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक मिनट मैम, यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी 2 चीजें थी। एक प्रोटेक्शन वर्ड था कि माइनॉरिटीज के राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे, प्लस वुमेन। 2 चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली ये 2 शब्द दिए गए। क्या उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आज तक कोई कानून नहीं बना? एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पे स्टैंड बताने में क्यों डर रहे हैं? कहां है यूनिफॉर्म सिविल कोड? कहां है कॉपी? आपके पास आ गई कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी? अरे जरूरत है या नहीं है? आपके पास आ गई कॉपी? आप लोग जानना चाहते हैं कि नहीं कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सर स्टैंड बताइए। मैं बताता हूं ना मैम। स्टैंड आपको लगता है अभी जरूरत नहीं है? कानून देश में बन रहे हैं, महिलाओं की स्टैंड नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मोदी सरकार का स्टैंड है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अभी जरूरत नहीं है। नहीं बताएंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं अनडिसाइडेड। मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है कि अभी जरूरत नहीं है। ऑफिशियल स्टैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आप वो सवाल नहीं पूछेंगे उनसे। कांग्रेस का पूछे, मैं फिर कह रहा हूं, एक मिनट अंजना जी, एक मिनट, विक्टिम कार्ड नहीं कर रहा। अंजना जी, मैं कह रहा हूं यूनिफॉर्म, क्या दिक्कत है कांग्रेस पार्टी को? सुनिए ना मेरी बात, आप सुनिए तो सही। मौलाना अंसार रजा से आप भी सुनना चाह रहे हैं। एनआरसी और सीए तो लागू हो गया होगा, 1 रैंक 1 पेंशन भी लागू हो गया, 1 नेशन 1 इलेक्शन भी लागू हो गया 10 साल में। सब कुछ तो हो ही गया। ठीक है, ये केवल इलेक्शन गिमिक है। मैं बताता हूं कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कांग्रेस का स्टैंड यह है कि स्लोली महिलाओं के, माइनॉरिटीज के, पिछड़ों के, ट्राइबल्स के खास तौर पर जो अधिकार हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। और इस तरह के सैकड़ों कानून बने हैं पिछले 50-70 साल में। नहीं बने क्या? तो वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2018 बोल रहे हैं, इसको कैसे समझना है? 2018 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड है, धीमे धीमे, और अभी जनवरी का जो स्टैंड है किरण रिजिजू जी का, वो स्टैंड ये है कि अभी जरूरत नहीं है। वो तो पहला ही सवाल था सर, आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए मैं कह रही हूं। सुन लिया मैंने बोला सोन चिरैया हाथ बीजेपी यहां पर चिल्लाएगी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, गवर्नमेंट वहां पर पक्ष नहीं रखेगी अपना। मौलाना अंसार रजा साहब, आपको ये कांग्रेस से यही उम्मीद थी कि आपको लगा था कि खड़े होंगे और बोलेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या जरूरत है? क्या पर्सनल लॉ की जरूरत है इस देश में? सवाल आपसे सीधा करूं, धर्म के मुताबिक कानून क्यों? एक देश एक कानून क्यों नहीं? देखिए अंजना जी, हमारा हिंदुस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है। यहाँ हर इंसान को अपने अपने एतबार से खाने की, बोलने की, पहनने की आजादी है। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से एक दूसरा संबित पात्रा पैदा हो रहा है, ध्यान रखिएगा। कौन? अभी पता जाएगा थोड़ी देर में। हम एक बात कह रहे हैं, आपकी भी अदा गजब है, एकदम इशारों वाले। पहुंचिए सर कहीं।
आ रही अब बात पूरी करेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ने, रजा साहब अपनी रजा बता दीजिए यूसीसी पे। जी मैं रजा ही बता रहा हूँ सर। सुधांशु त्रिवेदी जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि पंडित जी जो भी कानून लाएं आप, ऐसा लाइएगा कि देश में और दुनिया में मजाक ना बने। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं आपको। बोलिए। किसानों का कानून ये लेकर के आए, आखिर बाद में माफी मांगना पड़ी, क्यों जल्दबाजी में लेकर के आए? कौन सा ऐसा कानून इन्होंने बनाया जिस पर लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं किया? आपसे मैम मोबाइल बंद कर लीजिए मैम प्लीज। आप जो भी लाना चाह रहे हैं आप सबकी सहमति से लाइए ना। कौन मना कर रहा है आपको? भाई आपके हाथ में सत्ता है, 8 साल से आप सत्तासीन हैं। आप ऐसा कानून बनाइए। अगर आप कॉमन सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, आप सारी बिरादरी के लोगों को प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाइए, उनसे राय लीजिए कि इसमें क्या क्या बेहतर हो सकता है। सभी पार्टियों से, ऑल पार्टी में, ऑल पार्टी से भी और हर धर्म के आदमी से भी। इसलिए धर्म का आदमी किसको माना जाए, मतलब किसको नुमाइंदा माना जाए? देखिए हर बिरादरी में हिंदुस्तान में हर 6 किलोमीटर पे जबान बदलती है, लिबास तो प्रॉब्लम है। ये तो फिर आपको बुलाती हूँ तो 10 मौलाना फोन करते हैं कि वही आपने मैं किसको कहना बुला लिया, तो फिर हम क्यों हैं इस सर। तरह, यही तो समझ नहीं आता फिर आपकी जबान में वो सोनचरिया लेकर के क्यों पकड़े हुए हो? किसको पकड़ा, किसको बुलाया? फिर सरकार किसको बुलाए? सब सारे बिरादरी के लोगों को बुलाए ना। रिप्रेजेंटेटिव किसे माना जाए? जी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व किसका स्वीकारा जाए, किसको माना जाए कि यही सही प्रतिनिधि है? आपकी राय अलग, 10 अलग अलग। जब वोट लेने की बात आती है तो हर बिरादरी के लीडर को बुला लिया जाता है। तो जो चिपकता है कॉमन सिविल कोड के लैंड पे आप बिरादरी तलाश करेंगे कि कहाँ मिलेंगे? वोट के टाइम पे सबको पता होता है किसके हाथ में 500 वोट है, किसके हाथ में 200 वोट है, वो सबको पता होता है। लेजिटिमेट क्वेश्चन है, इसको मत टालिए बीजेपी। मैं टाल नहीं रहा हूं, पूछ रही हूं। मैं तो आपसे कि प्रतिनिधित्व मुस्लिम समाज का कौन करता है इस देश में? देखिए हर बिरादरी में अपनी अपनी जगह लीडर मौजूद हैं, आप बुलाइए उनको। आप मेरा सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहे। किनको क्यों नहीं दे रहे जवाब हम आपको? यही तो किनको, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुलाए, मान्यता उसको मानेगा पूरा देश। जब मोदी सरकार को ये पता है, फिर आप बीजेपी पे गए। मोदी सरकार को ये पता है कि ये बिल हम पास करें तो औरतों को बड़ा फायदा होगा, तो उसी हिसाब से बुला करके बात कर लेना। कौन मना कर रहा है आपको? सब कुछ तो, अरे आईबी आपके हाथ में है, आप आईबी से सर्वे करा लो किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। आईबी से सर्वे करा के बुलाएं कि मुस्लिम समाज से किसको, उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग पक्ष में कितने लोग पक्ष में नहीं है। ठीक है, और जो नहीं हो उसकी गर्दन दबा करके पूछ लीजिए, खत्म हो गई बात। आईबी के लिए नया और क्या, उसकी गर्दन दबा के कह दीजिए कि तुझे कबूल करना ही पड़ेगा कि कॉमन सिविल कोड लागू होगा। ठीक है, ये तो सब कुछ आपके हाथ में है। अंजना जी देखिए, अभी मौलाना साहब बहुत गंभीर एक सेकंड मैं प्लीज, मौलाना साहब बहुत गंभीरता से बात कर रहे थे, लेकिन देखिए विविधता में आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या पकाते हैं, इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना नहीं है मित्र, इसलिए आप तुलना गलत कर रहे थे। दूसरी बात, अभी सऊदी यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छी बात कही, आप शराब पर बैन लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उन्होंने तुलना किससे की? शराब तो फेफड़ा गलत करता है, धमनियों को भी खराब कर देता है। तो यही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भी स्थिति है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के रास्ते में लगभग वही काम कर रहे हैं। वो अभी कहा गया कि विविधता को कुचलते हैं, यही बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हो रहा था तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो दक्षिण के मुसलमान हैं, जो महाराष्ट्र के हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं, इनके सबके प्रचलन अलग हैं। जैसे ही आप उनको शरीयत लॉ के अंदर आप लाते हैं, भारत की विविधता जो मुसलमानों के अंदर है वो आप खत्म कर रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की मैं बात कर रहा हूं। आपको एक शरीयत के अंदर आप बांध करके आप मुस्लिम समाज को एक होमोजेनाइज करना चाहते हैं एक, और बाकी सब विविधता जो है वो आपको बड़ी भारी लगती है। सवाल यह है कि 70 साल से कह रहे हैं हमको समझाइए। 370 पर समझाने की कोशिश की गई थी, वो नहीं समझे, रास्ता दूसरा निकाला गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आप कितना भी इनको समझा लीजिए, ये कभी नहीं समझ सकते। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये सुधर नहीं सकते, लेकिन ये समझ तो नहीं सकते। छोटा सा जवाब जिसके बाद ऑडियंस के सवाल नहीं है। छोटा सा जवाब। हम तो एक बात कह रहे हैं कि ऐसे कानून क्यों बनाओ कि बाद में कमेटियां बनाना पड़े समझाने के लिए? क्यों ऐसे कानून बनाओ कि मंत्रियों की ड्यूटियां लगाना पड़े कि जाओ यार समझाओ, ये कानून ऐसा है, जाओ ये समझाओ। एक मर्तबा आप लागू करो और ये हो कि ये देश के हित में है, हर हिंदुस्तानी के हित में, बात खत्म हो गई।
बहस करने की उसमें क्या जरूरत है? अब डिबेटें हों उस पर, फिर कोर्ट में जाए आदमी, फिर कोई लोअर कोर्ट में जाए, फिर से हाई कोर्ट में जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्यों ऐसे कानून? मौलाना अंसार रजा साहब, 1 घंटे की ये बहस है, मैं 1 घंटे में चाहती हूं कि आप मुझे ये बता दें कि मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला कौन सा वो ऑथराइज्ड व्यक्ति होगा जिसकी बात पूरा समाज माने? अभी किससे बात करे सरकार? ये बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, यहीं पर जाकर पूरा मामला अटकता है, फिर वो शाहीन बाग गैंग बोलने लगते हैं, दूसरा गैंग बताने लगते हैं। कौन है जिसकी बात मान्य होगी पूरे? मैं आपको बताता हूं, जिस दिन मोदी सरकार लिखित में मांगेगी कि दो, उस दिन दिया जाएगा। 1 घंटे में आप दर्शकों को नहीं बताएंगे, जनता के सामने नहीं बोलेंगे? यहाँ बताने से होगा क्या दिक्कत है बताने में? हवा में उड़ा देंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं। तो सरकार सामने आए ना, हवा में उड़ा देगी सरकार सामने आए ना। और एक बात हम क्लियर बता दें, अभी शरीयत लॉ की बात कर रहे हैं, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही है। शरीयत कौन प्रतिनिधित्व करेगा यही तय नहीं। ये सब तय हो जाएगा मैडम, ये सब तय हो जाएगा। अच्छा, आप करा दें। जहां आप शरीयत की बात कर रहे हैं, मैं एक बात क्लियर कर दूं, बहुत बहसें होती है इस बात पे। शरीयत का जो कानून है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, सबके लिए नहीं है। बार बार शरीयत को लेकर के बीच में आते हो। शरीयत का कानून मुसलमानों पर लागू होता है, सब पे लागू नहीं होता। इस तरह की बहसें मत करवाइए। किसी पर जबरदस्ती शरीयत नहीं थोपती है कि तुम्हें ये करना है। ये सिर्फ मुसलमानों जो शरीयत को मानते हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। ये शरीयत की आड़ में खेल करके चले जाते हैं। मैं फिर बार बार कहता हूं कि मुसलमान वो चारा है जिसको दिखाकर भाजपा हिंदुओं का शिकार करती है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फिर समझ लीजिए। ये सवाल ले लेते हैं, जोड़ लेते हैं इसमें। एक लाइन बोल, चारा बता रहे, बोल लीजिए। देखिए, सिर्फ ये हम बताना चाहते हैं, इसीलिए यही तो मैंने कहा था जनाब, शरिया और सुप्रीम कोर्ट, तो शरिया ऊपर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शरियत ऊपर है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसलमानों के लिए है। तो आप शरीयत मुसलमानों के लिए है, सुनिए ना, सबके लिए नहीं है। नहीं, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, अधिकार प्राप्त, आप गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। एक सेकुलर देश बता दीजिए सुधांशु त्रिवेदी। अच्छा, दूसरी बात, आपको भाजपा में हम सबसे अच्छा पढ़ा लिखा आदमी मानते हैं। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक सेकुलर देश बता दीजिए। अरे ले लीजिए सर, सर्टिफिकेट ले लीजिए। एक सेकुलर जो प्रवक्ता हैं, जो प्रवक्ता उनमें आपको पढ़ा लिखा माना जाता है, तो पढ़े लिखे जैसी बात कीजिए। हाँ, तो बताइए ना, सेकुलर देश का नाम बताइए जहां शरिया हो मुसलमानों के लिए, अपने हिंदुस्तान और सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर की बात करेंगे। क्या बात करते हैं आप? हम अपने देश की बात करेंगे, जहां हम पैदा हुए, जहां हमें मरना है, जिस मिट्टी में गढ़ना है। हम उस मुल्क की बात करेंगे। अगर आप एक लाइन बोल दूं, मैं बता रहा हूं समस्या जानते क्या थी? इन्होंने जो बोला था स्लोली उसी में सारा कहानी है। स्लोली जानते क्या हुआ? नेहरू के जमाने में मदरसे आए, इंदिरा जी के जमाने में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1970, राजीव गांधी के जमाने में शरिया सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, नरसिम्हा राव के जमाने में धर्म स्थल विधेयक, बेटा मंदिर टूट गए, कश्मीर में तो नहीं बदल सकते, बाकी इन सबके बावजूद भी मुसलमानों मनमोहन सिंह के जमाने में मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ऑफ इंडिया। ये स्लोली मुस्लिम राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे थे। ये मैंने 5 उदाहरण बताए, एक को ये काट दे तो कुछ नहीं मिला, सब कुछ मुसलमानों के नाम पे हुआ। और मिली सेक्टर रिपोर्ट। मेरा सवाल आलोक जी से है। सर, आपने पहले धारा 370 का विरोध किया, फिर 3 तलाक का विरोध किया, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करेंगे। आपकी क्या हालत हुई, इस देश की जनता देख रही है। आप सारे राज्यों में चुनाव हार रहे हैं। अब ऐसी क्या मजबूरी है, आप इन कानून का लगातार विरोध कर रहे हैं? अब कितने राज्यों में चुनाव हारेंगे आप? मैं तीनों चीजों का हिस्सा उत्तर देता हूं मैं आपको। सबसे पहले अंजना जी, अब उत्तर दे देना। बोलिए सर, आप, मैं बस बुला रही हूं। मदरसे मतलब स्वतंत्रता के बाद आए, ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, उससे पहले इस देश में मदरसे नहीं थे। ये क्या ज्ञान है इनका? उसके बाद कितने मदरसे, एक मिनट भाई, अब सुनिए ना जरा, उसके बाद बंद कितने कर दिया आपने? आप कह रहे हैं साहब वक्फ बोर्ड आ गया, कितने वक्फ बोर्ड बंद कर दिया आपने पिछले 8 साल में? आप कह रहे हैं साहब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड हम ले आए। अरे भाई 24 साल से नहीं लाए भाई, सुनिए ना जरा, लगातार सरकार लाई। एक मिनट, यही तो सवाल है। एक मिनट, गुजरात के अंदर 24 साल से पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहां यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू किया आपने? किसने रोका था? कांग्रेस ने रोका था या मौलानाओं ने रोका था आपको? नहीं, केवल इसलिए कि चुनाव आ गया है। 8 साल हो गए पकौड़े तल रहे थे केंद्र सरकार में बैठे हुए, पकौड़ा आज तक एक भी बिल क्यों नहीं आया? आज तक, एक मिनट अंजना जी, पार्लियामेंट का स्टेटस बताता हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड का। केवल और केवल एक प्राइवेट मेंबर बिन आया, राकेश सिन्हा लेकर आए। पार्टी क्यों नहीं लेके आई? इनकी सरकार क्यों नहीं बिल लेके आई यूनिफॉर्म सिविल कोड? एक मिनट, अंतिम बात और कहना चाहता हूं। ये बार बार कहते हैं, अभी जो सवाल बच्चे ने पूछा, आर्टिकल 370 हट गया क्या इस देश से? हट गया। देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस स्टूडियो तक लोग झूठ बोलते हैं। आर्टिकल 370 का जो नोटिफिकेशन है, पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। आर्टिकल 370 अगर नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं होगा। शरिया वर्सेस सुप्रीम कोर्ट पे फिर शरिया पे चले गए आप। सुप्रीम कोर्ट अभी सुप्रीम कोर्ट या बहुत बड़ा सवाल उठाया अंजना जी, बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने। जाइए ना,
यहाँ पर 150 लोग बैठे हैं, सब अपना मोबाइल खोलें और देखिए कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आज आर्टिकल 370 पार्ट है कि नहीं। 17 केसेस चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, 17 के 17 केस स्टैंड करते हैं। और पहला सेंटेंस ये कि आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करते हुए हमें दो चेंजेस कर रहे हैं और इस तरह के चेंजेस 36 चेंजेस पहले हुए। क्या आर्टिकल 370 हट गया? अरे सुनिए तो, हमने चेंजेस पे छाती नहीं, अरे भाई सुनिए, हमने प्रोसेस में तरीका था, वो तरीका गलत था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था तरीका। और यही कारण है कि 3 साल से मत चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। आलोक जी ने जो बोला, इनके नेता प्रतिपक्ष कितने मदरसे बंद किए उसका एक पर लिस्ट बता दीजिए मुझे कि भारत सरकार ने यदि 370 हटाया है तो गलत हटाया। कहां हटाया? आप मांगेंगे कि वो सही, आप वो सदन में दिया बयान है, आपका मीडिया में दिया बयान। अरे भाई प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं तो क्या करेंगे इस देश? ठीक है, सवाल सुनते हैं। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। आलोक जी, सारे यहाँ झूठे बैठे हैं। आपने कागज दिखा दीजिए ना, आप सर प्लीज रिस्पेक्ट आवर गेस्ट। एक सेकंड, मैं कह रहा हूं आर्टिकल 370 हट गया, आर्टिकल 370 इज नॉट अ पार्ट ऑफ आपने एक चीज कही कि मुझे सब मिलकर कागज दिखा दीजिए। आलोक जी सवाल एक लाइन कह दूं, मैं चैलेंज करता हूं, एक लाइन कह दूं। सब अपने मोबाइल खोलिए और याद आती है, चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। फिर वही बात। आलोक जी से मेरा सवाल है, जुमलों से देश चलता होता तो ये हालत नहीं होती। जुमलों ने ही देश का यह जनता का भी सुना जाए। मैं सीधा कह रहा हूँ, आर्टिकल 370 इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे कागज दिखा दीजिए। ठीक है, अब आप अपनी बात रिपीट कर रहे हैं। आलोक जी, अभी आपने एक बात बताई थी कि हाई कोर्ट में एक उपाध्याय जी ने मुकदमा डाला हुआ है, 3 साल से इन लोगों ने जवाब नहीं दिया। अरे आप दिल्ली में 1 घंटे में वहां से ऑर्डर लिया है सुप्रीम कोर्ट से, तो आपके पास इतने बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल जैसे, जाके वहां से भी ऑर्डर लिया है। उसमें कोई पार्टी जाएगी क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जाएगी? आपको इतनी समझ ही नहीं है। नहीं, पार्टी क्यों नहीं जाएगी? रिप्लाई देगा। पार्टी कैसे चली जाएगी? किसके? अरे तो वकील जाएगी, जैसे वकील वो उपाध्याय जी ने वहां मुकदमा डाल रखा है, तो ऐसे आप सुप्रीम कोर्ट में डाल सकते हैं? गवर्नमेंट इंडिया 3 साल तक जवाब ना दे, रोटी मांगे। सर छोटा बोलिए, बहुत लंबा बोल रहे, भाषण नहीं देना है, वैल्यू जजमेंट मत कीजिए, प्रश्न पूछिए। ठीक है, मौलाना जी से मेरा सवाल है। एक कानून तो हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, 2 होने चाहिए कानून। एक तो ये सिविल कोर्ट वाला हो गया और दूसरा अपना जो आपका सरिया वाला हो गया है। लेकिन उसमें मैंने जो सुना है, ये भी सुना है कि सवाल पूछिए सर, कि उसमें ये भी लिखा है कि फ्री का नहीं खाना है, हमें फ्री में हमें नहीं चाहिए। किसमें लिखा है? ब्याज नहीं खाना है। सही बात। आप एक चीज बताइएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड में ब्याज कहां से आ गया? कहां से ब्याज आ गया यार? ये सवाल नहीं है क्या? सिविल कोर्ट में एक संविधान तो मुझे एक नहीं मानना है, लेकिन सुविधाएं मुझे सारी चाहिए। किस चीज में? हर चीज में सुविधाएं सारी चाहिए। बोर्ड मानिए तो यूनिफॉर्म मानिए, पूरा मानिए। नहीं, गोवा में क्यों नहीं लाए 25 साल से? उसका जवाब नहीं। पूछे मैम, मेरा सवाल मौलाना साहब से है। इन्होंने कहा कि मतलब अगर गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज लाना चाहती है जो देश के लिए सही है, तो उसको सीधे लेकर आना चाहिए उस चीज को। तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है जो अभी जो ये लाना चाह रही है कि एक रूल हो सबके लिए, एक नियम हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी चीज है ना कि ले आए ना, कौन मना कर रहा है? फिर बाद में समझाते ना फिर। मेरे कहने का मतलब वो है इसमें दिक्कत क्या है? मंत्रियों की कमेटियां बनाए, समझाने की जरूरत क्या है ये बताइए। समझाओ। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि कल को फिर कहीं बैठ जाएंगे सड़क पे, फिर जनता को दिक्कत होगी ट्रैफिक में। तो आज बताइए ना क्या दिक्कत है, ताकि मीडिया के जरिए सवाल तो पूछा जाए कि ये दिक्कत है, ये क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, दिक्कत तो बताइए। बैठिए, हमारे बस बैठिए, अगला सवाल आइए। नहीं, उसको जवाब सुनिए। हाँ बोलिए, आप जवाब दीजिए। हमारे यहाँ दिक्कत हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी हर चीज पर जायज तरीके से एहतजाज करने का, धरना प्रदर्शन करने का फिर आप आदेश दिया है। खत्म हो गई बात। जब कोई चीज गलत होगी तो लोग रोड पर उतरेंगे। वो गलत ले आए, जब लोग आप हल्ला जब गलत होगा तो लोग रोड पर अभी बताइए ना सर, लड़की पूछ रही है क्या प्रॉब्लम है उसमें? बता तो दिया कि ले आओ, तो कौन रोक रहा है? कहाँ प्रॉब्लम है कोई? लेकिन सबको शामिल करके ले आओ ना, सबको शामिल करके ले आओ, कौन मना कर रहा है? ऑफिशियल स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि ऐसा मत लाओ कि कानून समझाने के लिए कमेटी बनाना पड़े। एक लाइन ऑफिशियल, केटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था जब लड़कियों की एज 21 की गई। अरे इसके बाद कॉमन सिविल कोड ले आएंगे, 4 बीबियां नहीं रख पाओगे। ये है राज की बात, और ये रिकॉर्डेड बयान है। ना किसी मुस्लिम नेता ने विरोध किया, ना कांग्रेस के नेता ने विरोध किया, जवाब बनता है।
मैं सुधांशु जी, भाई केटी हसन का रिकॉर्डेड बयान है, कोई मैं गलत बात नहीं बोल रहा। जवाब तो किसी मौलाना को कहना चाहिए जवाब तो क्यों सुनिए। मजाक बना रहे हो मेरे सिविल कोड का? किसी मौलाना ने बोला? नहीं बोला। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा बोला? नहीं बोला। उसके बाद तरह तरह के टेक्निकल बात बताने का प्रयास आलोक जी कर रहे हैं। पर्सनल लॉ के नाम पर चल रही कुरीतियों पर आघात होगा, इसीलिए आप लोग घबराए हुए हैं क्या मौलाना जी? सवाल सीधा है। देखिए, जब कानून बनेगा तो सब सामने आ जाएगा, कौन कुरीतियां हैं, कौन कुरीतियां नहीं, कहां कुरीतियां हैं, कहां नहीं है। अब जहां तक सवाल, उन्होंने एक सांसद का नाम लिया, ये बार बार एक बात का जिक्र करते हैं कि मनमोहन सिंह साहब ने एक बात कही थी कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, ये नहीं कहा। सुन तो लीजिए, माइनॉरिटी शब्द था, माइनॉरिटी शब्द था, मुसलमानों में क्यों नहीं किए? सारे मीडिया अखबारों मैं जवाब दे रहा हूं ना, करना चाहिए था। उन्होंने तो ये भी कहा था मोदी जी मुस्लिम देश के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उस पर क्यों बहस नहीं होती है? ये तो मनमोहन सिंह ने ही कहा था ना, और ऑन रिकॉर्ड आज भी चल रहा है कि मनमोहन सिंह साहब ने ये कहा था कि मोदी जी अगर सरकार बनी, मोदी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, देश के लिए हानिकारक हो जाएगा, और वो हो रहा है। क्यों नहीं उस पर बहस होती है भाई? ये जनता तो नहीं मान रही कि नहीं माने ना, अरे नहीं माने ना, उससे क्या होता है? हम तो सुना सकते हैं आपको, हम तो सुना, जनता नहीं मानेंगे चूंकि कांग्रेस की बात है। भाजपा की होती तो सब मान लेती, हम तो देख रहे हैं ना। मोदी जी इनकी सेहत के लिए हानिकारक है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, बीजेपी कुछ भी करता अच्छा, कहा था लगता है कि मुस्लिम के अगेंस्ट तो हानिकारक उन्होंने सही कहा। कांग्रेस की जितनी हानि हुई है आज तक कभी नहीं इकरार कर लिया कि कहा था कि मोदी जी हानिकारक होंगे, उन्होंने इकरार कर लिया। बच्चे पूछ रहे थे कि बीजेपी कुछ भी करे, आपको क्यों लगता है मुस्लिमों के खिलाफ है? हमें तो कभी नहीं लगता, हमें कभी नहीं लगता, हमें कभी नहीं लगता, कभी नहीं। हानिकारक नहीं, लाभदायक है मोदी जी। यार मोदी जी अगर लाभदायक नहीं होते तो 45 करोड़ लोग बेरोजगार थोड़ी हो जाते। अगर ये लाभदायक नहीं होते तो कैसी बात कर रहे हैं आप? आपसे बहस करने हम नहीं आए, हम बहस उनसे कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए, जिसके पास माइक नहीं। मैडम, एक्सक्यूज मी, मत बोलिए। मैडम माइक नहीं है तो आवाज नहीं जाएगी, इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ा सा डिकोरम रखें। सवाल गुड इवनिंग एवरीवन। सो मेरा सवाल आलोक सर से है। सर, व्हेन वी से वन कंट्री, हिंदी में पूछेगा, सॉरी, एक देश एक नागरिकता, हर कोई कानून की नजरों में एक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? मैं तो कह रहा हूं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं उत्तर दूं? हाँ, जवाब दीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई विरोध नहीं कर रहा, उसका प्रारूप कहाँ है? पहली चीज। बट आपने अपनी स्पीच के स्टार्ट में मैम ने आपसे पूछा था कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है, आपने बोला कि नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं उसी चीज धीरे धीरे कहा उन्होंने, मैंने कहा, देखिए विविधताओं का देश है। आप नॉर्थ ईस्ट से आर्टिकल 371 हटा देंगे क्या? 5 स्टेटों में है, हटा देंगे क्या? वहां पर आप जमीन खरीद पाएंगे क्या सिक्किम में? बाहर का व्यक्ति जाकर वोट भी नहीं डाल सकता है, क्या करेंगे आप? नहीं करेंगे। जब देश में इंडिया, भारत के अंदर लोगों ने रहना स्वीकार किया, खासकर मुस्लिम में, उनको पता था कि ये देश संविधान से चलता है और मौलिक अधिकारों की और संविधान की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय है। सुनिए आगे, लेकिन साथ में ये भी था कि इस देश की जो संसद है 2/3 मेजॉरिटी से और आधे से अधिक राज्य विधानसभाओं की स्वीकृति से कानून बना सकती है, कानून बनते रहेंगे। और एक बात और भी याद रखिए कि जो मुस्लिम समाज है उसके लीडर। सवाल क्या है आपका? मैं सवाल ही पूछ रही हूँ, सवाल ही, नाराज मत होइए, मैं सवाल ही पूछ रही हूँ। जो मुस्लिम समाज है उसके लीडर हैं, वो मुस्लिम्स को अपनी सीढ़ी समझते हैं और जो सत्ता को पाना चाहते हैं। अच्छा, मोदी जी क्या समझते हैं हिंदुओं को, जरा बताइए तो। समझते हैं मोदी जी क्या समझते हैं? से भिड़ जाइएगा, बोलने दीजिए, उम्र का तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए। सवाल जायज है, हमें रुक जाइए, पूरा हो जाए। चुप गया ना सवाल, सवाल चुप गया ना, सवाल चुप गया ना, सवाल चुप गया ना, सब चुपता ही है सर। हाँ, चुप गया ना सवाल, काम है। मोदी जी भी तो सीढ़ी बनाए हुए हैं। और जो मैम अब जल्दी बोल रही हूँ, और जो आम पार्टियां हैं वो उनको वोट बैंक समझती हैं। कब तक मुस्लिम को गुमराह किया जाएगा, उनके डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनको जाहिल बनाए रखा जाएगा। मुझे जवाब देना है। मन है या नहीं जवाब देने का? नहीं, जो पढ़ करके आए थे वो खत्म हो गया था। अब एक लाइन में से मेरा अंसार जी से गुजारिश है जनाब, आज आपके आप ही टारगेट पे हैं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आप बात करते हैं, आपके पास एक भी नेता नहीं है। आपके पास इतने सारे मुस्लिम सेक्ट्स हैं, आप एक नेता का नाम बताइए जिसके ऊपर पूरा का पूरा मुस्लिम राष्ट्र एक स्वर में बात करे। मेरा ही सवाल दोहरा रहे हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। जल्दी से आइए।
तो हिंदुओं में बता दीजिए। गजब है। बस अकेले मोदी जी ना, इनका क्या करें? मोदी जी हिंदुओं इनका क्या करें? जल्दी से पूछिए सर, हो गया सवाल। अफगानिस्तान भेज दें इनको। सर अरे इनका तो जनता आप पूछिए, सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है। सर मेरा सवाल आपसे मौलाना जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जस्ट अभी एक बयान पे बोले कि माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम्स, आपको सर ने नहीं, मैंने नहीं बोला सर, आपने अभी जस्ट बोला। क्या आपने माइनॉरिटीज की जगह मनमोहन सिंह साहब को कोट करते हुए मुसलमान कह दिया था, वही मैंने बोला। कहा। उन्होंने माइनॉरिटी और मुसलमान दोनों कहा है। नहीं, माइनॉरिटीज कहा। थोड़ा करेक्शन हो गया जो आलोक जी करे तो। मैं ठीक कह रहा हूं ना। सुनिए सवाल पूरा सुनिए जल्दी। सर तो अगर वन नेशन वन लॉ लाने का कोशिश किया जा रहा है, जिसकी वजह से कोई माइनॉरिटीज मेजोरिटीज नहीं लगेगा, सेम लॉ रहेगा, तो उसमें आपको दिक्कत क्या आ रहा है? यही सवाल है जो कोई दिक्कत नहीं समझा। पहले मैंने कह दिया, आपका बच्चे की जान लोगे? एक मिनट, बच्चों की जान ले ली आपने। एक मिनट, संविधान में जब कहा है कि स्कूलों में सारी पढ़ाई यूनिफॉर्म एक जैसी होनी चाहिए, तो ये तो मुस्लिम लोग हैं, कभी कहाँ कहा है ये बात कि एक जैसी होनी चाहिए? संविधान में लिखा हुआ है। और पहले कहीं बुर्का पहन के कहीं वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते क्या है, क्यों नहीं मानते कानून? अब अपना अपना कानून, जेलें भी अलग। क्या मैडम क्या दिक्कत है, किस बात में इतना प्रॉब्लम? मेरा ये है कि एक कानून देश में होना चाहिए, चाहे वो स्कूल। लेकिन कोई हिजाब पहने, अगर अपने घर में पहने, दुकान में पहने, पब्लिक प्लेस में पहने, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन स्कूल में नहीं। स्कूल की बात अलग है। हाँ, स्कूल में बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्कूलों में हर बच्चा उसी टाइप से आएगा तो स्कूल का वो खराब होगा। स्कूल में जब पढ़ाई एक जैसी होती है तो धर्म के अनुसार अलग अलग। ठीक, माइक मत पकड़िए। अभी आपने बोला था कि प्रधानमंत्री मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के गलती कर दी। किसने बोला यार? आपने बोला था अभी। ये मैंने बोला कि अभी बोला आपने, पीपल्स आर एग्री। ये मैंने कब कहा भाई? यस। और आपने बोला था कि 45 करोड़ लोग अभी भी बेरोजगार हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या अभी उन 45 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे? कैसे देंगे? भाई ऐसा है, एक बार बना के देख लो। क्योंकि सारे सवाल यहाँ पर जल्दी से पूछिए सर प्लीज। पोजीशन से है, मेरा सवाल सत्ता पक्ष से हाँ, बहुत अच्छा। क्योंकि प्रोफेसर साहब भी साथ में आए। सर आप देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आगे हो सकता है आपको फायदा मिले, लेकिन जिस तरीके से स्कूलों की एजुकेशन बहुत महंगी होती जा रही है, आप एक ऐसा कानून भी लाइए कि हर वर्ग के लोगों की भी एक फीस हो। आज माफिया चला रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपका इस पे क्या स्टैंड होगा? सुधांशु जी पहले बोलेंगे, उसके बाद वो बोलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, लाउड स्पीकर, बुलडोजर, इसी में उलझा के रखिए। जो शिक्षा, अस्पताल, असल मुद्दे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स की जो फीस की हालत है, वो सब कौन करेगा? काम मत कीजिए, 4 साल 5वें साल बुलडोजर चलाते रहिए, लाउड स्पीकर उतरवाते रहिए, बोलिए जनता वोट दे देगी, आपकी सरकार बन जाएगी। देखिए बीजेपी ने, जनता ने मोहर लगा दी। जितने भी मुद्दे आपने उठाए हैं, मैं पूछना चाहता हूं सदन में इन लोगों ने कितनी बार उठाया है? महंगाई पे रैली करते हैं जयपुर में जाके और 10 मिनट हिंदुत्व पे भाषण देते हैं, फिर कहते हैं कि मुद्दे से हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एक पॉइंट में मैं जरूर कहना चाहता हूं, इन्होंने जो बात कही, देखिए आप अपने धर्म का पर्सनल कोड चाहते हैं, गोवा में क्यों नहीं लाए? 25 साल से इस बात का जवाब दे दो भाई आप लोग। भाई आपने शरिया और सुप्रीम कोर्ट आप केवल गिमिक करना चाहते हैं। गुजरात बोल रहे हैं ना, गुजरात आप गलती से गुजरात में 25 साल से जब इनकी सरकार है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लागू है? मध्य प्रदेश में 18 साल से आपकी सरकार है, गुजरात तो में क्यों तो नहीं लागू है? तगड़ा लागू है यूनिफॉर्म सिविल कोड कि वो आप अपने बताइए ना कहाँ है वो कागज? आपको लाइए ना कहाँ दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए। नहीं आप बताइए ना। देखिए आप बोल रहे हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सुधांशु जी कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अपने अपने टर्न पे बोलिए। आप बोल चुके हैं, आप ये रिपीट कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं। चाहता हूँ पार्लियामेंट्री कमेटी जो लॉ की है उसके चेयरमैन कौन है? अरे भाई आप बताइए ना, आप जरा कौन है? बात तो बार रिपीट कर रहे हैं उस बात के ऊपर। आप बताइए, और 100 बातों की बात अभी तक जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ऊपर की शरिया ऊपर, बोलिए हाँ या ना? सुप्रीम कोर्ट ऊपर, तो फिर क्यों कहिए माफी मांगिए? क्यों माफी? सामानो केस में क्यों सुप्रीम कोर्ट को कुचल दिया? शरिया कहिए राजीव गांधी का ना, नहीं कहिए राजीव गांधी। उसके बाद फिर आया, उसके बाद क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जवाब देता हूँ दूसरी बात। नहीं आप मुझे केवल ये बता दीजिए आलोक जी अपनी अपनी बात में क्यों नहीं लागू? मैं जवाब केवल हिंदू मुस्लिम करने का आप लोगों का शर्मा जी, त्रिवेदी जी बोल रहे। अब मैं बोल लूं, देखिए बताएं क्या होता है। आप अपने धर्म पे अकीदा रखिए, श्रद्धा रखिए पूरी, पर जानते हैं उसका रोल जो है वो पर्सनल आपकी गलतियों से ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ जीव हत्या पाप है, जीव हत्या हो गई तो आप उसका प्रायश्चित करिए। इनके यहाँ जीव खाने में कोई समस्या नहीं है। तो इनके क्या हिंदू नहीं खाते? नहीं, मैं कह रहा हूँ सारे स्लॉटर हाउस मेरी बात चला रहे हैं, मैक्सिमम बड़े बड़े खाते की बात नहीं कह रहा, नहीं चला रहे हैं। वो तो जिन्ना भी बीफ पोर्क खाते थे वो अलग बात है। नियम ये है कि आपको प्रायश्चित करना तो अपना पर्सनल मानो ना। जैसे असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे थे शराब पे,
अरे तुम मुसलमान हो, पूरे मुसलमान हो, पूरे ईमानदारी से शरिया को तुम्हें कहना चाहिए जो शराब पीते पकड़ा जाएगा 100 कोड़े पड़ेंगे। शरिया यही कहती है अंजना जी, तो नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अंजना जी, शरिया ये कहती है कि कोई औरत हिजाब के बाहर होगी तो उस पर पत्थर पड़ेंगे, बोलो नहीं कहते। शरिया कहती है मौसीकी कुफ्र है, गाना कुफ्र है, तो ना मैं किसी की मूवी देखूंगा ना किसी को गाने दूंगा, वो नहीं चाहिए। यानी चोरी करने पे हाथ नहीं कटवाऊंगा। मौलाना जी ऐसा कर रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। इसमें पूरी गलत सुनिए, पर्सनल लॉ भी पूरा नहीं चाहिए, क्रिमिनल लॉ है। जितना पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म आराम आराम से चाहिए। यानी सिर्फ औरतों को हक न देने के लिए चाहिए, ट्रिपल तलाक चाहिए, मेहरम चाहिए, औरतों को मुआवजा नहीं चाहिए, और बाकी अपने ना हाथ कटवाने, ना अपने कोड़े पड़वाने, ना अपने पत्थर पड़वाने। वक्त खत्म हो चुका है। कोड़े पड़वाना सिविल नहीं है। क्रिमिनल क्यों नहीं चाह रहे हो भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं अभी। पाप और पुण्य क्रिमिनल में जुड़ा पहले ही कहा अंजना जी कि हमेशा बीजेपी और आरएसएस हाथ काट देंगा, ये कर देंगे, पत्थर चोरी कटवाएंगे भाई। अगर है तो पूरा लागू करो। अरे भाई, ये आधा क्यों भाई? पूरा रोक रखा है, पूरा किसने है? मुसलमान मतलब रोका किसने है? लाओ ना बिल। 8 साल में बिल नहीं ला पाए, क्या भाषण दे रहे लंबा। अरे आलोक जी, लाइए ना भाई, भी बोल लेना। पाकिस्तान जी जल्दी बोलिए, टाइम खत्म। देखिए जो सुधांशु जी ने कहा वो बहुत वाजिब सवाल किया है। यदि आपको क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड लागू करने में इस्लाम खतरे में नहीं है तो सिविल प्रोसीड्यूर कोड लाने में आपको इस्लाम खतरे में कैसे लगता है? चलिए इसी के साथ अंत करते हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कई राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह खुद अब एक देश एक कानून यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। होना चाहिए, क्या है तर्क दोनों पक्ष के, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक।